हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में पूर्ण रूप से व्यस्त हैं। तो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई, हमारे टेस्ट सीरीज में सभी टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। चाहे एरर स्पॉटिंग के हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, नरेशन हो, वॉइस हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिक्स्ड प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आज की हमारी फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ, फोर्थ क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। एसएससी सीजीएल की किसी शिफ्ट का है, 12/9/2025 की शिफ्ट में आया है भाई ये। और पर्टिकुलरली आपको दे रखी है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको इसकी क्या बतानी है बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। देखो, मुझे देखते ही पता लग गया कि ये डायरेक्ट स्पीच है। मुझे कैसे पता लग गया? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस ये दो कोमास देखे। भाई, इन दो कोमास का मीनिंग क्या है? इन दो कोमा का मीनिंग है कि ये किसी के एज इट इज कही हुई बात है। इन दो कोमा का मीनिंग ही यही होता है कि किसी की एज इट इज कही हुई बात है और हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, तभी इसका नाम डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि ये दो कोमास हट जाएंगे। तो एक बार का आपको टाइम देता हूं, 10 सेकंड का आपको समय देता हूं। आप देख लो, देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। फिर मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको समझा दूंगा। जल्दी से देखो, जल्दी से। हाँ जी, द टीचर सेड दैट, सॉरी, सेड दैट नहीं है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। हम क्या समझते हैं बेटा? हम ये बात समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में, है ना, डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा भाई? यहां कोई सब्जेक्ट मिलेगा, यहां कोई वर्ब मिलेगी, यहां एक कोमा मिलेगा और फिर यहां दो इन्वर्टेड कोमास भी मिलते हैं। बेटा, अगर इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यार, प्रेजेंट इनडेफिनेट अगर कोमा के अंदर दिखाई देना तो उसको किस में बदल देते हैं? पास्ट इनडेफिनेट में बदल दिया जाता है। ठीक है। एक तो ये सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। कोमा के अंदर अगर V1 है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम कोमा तो हटेंगे हटेंगे, और कोमा के अंदर जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया था, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, उसे हटा के हम पास्ट इंडेफिनेट बना देते हैं। ठीक है। एक बार अब मैं दोबारा से क्वेश्चन को देखता हूं। तो मैंने देखा यार, रिवॉल्व्स दे रखा है, रिवॉल्व्स दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, SES दे रखा है। तो एक बच्चे ने फटाक से क्या देखा, बोला सर V1 V2 के अंदर बदलती है, आपने सिखाया था। एक बार आप समझते हैं, सर V1 V2 के अंदर बदलती है, आपने सिखाया था। तो एक बच्चे ने जल्दी से इसको आंसर टिक कर दिया। लेकिन भाई, उसका आंसर क्या हो गया? उसका आंसर गलत हो गया। अब तुम बताओ उसका आंसर क्यों गलत हो गया? उसका आंसर गलत होने का रीजन क्या है? उसके आंसर गलत होने का एक सिंपल सा रीजन है। दोबारा से स्लाइड के ऊपर आता हूं। बेटा, जनरली आमतौर पे ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा नहीं होता साथी। बेटा, जनरली आमतौर पे ऐसा ही होता है कि अगर कोमा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो वो V1 जो है V2 में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चला जाता है। लेकिन बेटा, बहुत बार ऐसा होता है, या मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कोई ऐसा सत्य है जो भाई हमेशा ही ट्रू है। वैसे ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इनको टाइम इंडिपेंडेंट एक्शन कह सकते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन लिखा है ना, तो ये काम आज भी होता है, ये काम कल भी हुआ था, ये काम आगे भी होगा। यानी ये ऐसा काम है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर बेटा जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। मैंने बोला आइस मेल्ट्स इन सनलाइट, तो जो आइस है ना, वो बर्फ जो है वो धूप में आज भी पिघलती है, कल भी पिघली थी, आगे भी पिघलेगी। तो या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई कैसा फैक्ट हो यार, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर बेटा कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट हो। कोई नदी है जो किसी एरिया से होके निकलती है तो वो वैसे ही निकलेगी। या फिर कोई प्रोवर्ब हो,
जैसे जैसे कोई प्रोवर्ब हो, जैसे आपने बोल दिया अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ये सारी, ये एक प्रोवर्ब है। इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, बेटा ये सारे के सारे काम है ना, ये सारे के सारे टाइम इंडिपेंडेंट है। इनके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं है। ये कल भी ऐसे थे, ये आज भी ऐसे है, ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आप एक बात समझने की कोशिश करना, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि आमतौर पे डायरेक्ट स्पीच में अगर कोमा के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम उस फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन बेटा अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा में आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, कोई साइंटिफिक फैक्ट मिल जाए, कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट मिल जाए, या फिर कोई प्रोवर्ब मिल जाए, तो बच्चों अब आप उसको V2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों को हमेशा ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। इनको V2 में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट चीजें हैं। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी को दिखाती है जो काम रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है। तो अगर कोमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, फिर भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम V2 में नहीं जाएगा, V1 ही रहेगा। तो अगर बच्चे ने आधा पढ़ा होता तो उसका क्वेश्चन गलत होता ही होता भाई। वो देखता V1, सर V2 में बदल दो, लेकिन बच्चे ने पढ़ा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बच्चा बोला सर ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो ऐसी बात है जो टाइम पे डिपेंड करती नहीं सर, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए सर मेरे पास V1 ही निकल कर आती है, तो टेंस चेंज नहीं हो सकता। हेड रिवॉल्व भी गलत हो गया, रिवॉल्व्स कंसीडर कर सकता हूं, इज रिवॉल्विंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी गलत हो गया। मेरे पास सी आंसर बचा। देखो सी आंसर है क्या, देखना सी आंसर है क्या, बिल्कुल भाई सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। पहले वाले का सी आंसर है, हमने बना लिया है। अब जल्दी से आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। शी आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे। बेटा मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि इन्वर्टेड कोमास तो दिख ही नहीं रहे। अगर इन्वर्टेड कोमास नहीं दिख रहे तो मेरे को एक बात पता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब मेरे से एग्जामिनर डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है इसकी, देख सारे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहे हैं, कोमा। हर ऑप्शन में तुझे इन्वर्टेड कोमास दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ऊपर इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, और नीचे ऑप्शंस में तुमसे क्या पूछ रखी है बेटा, नीचे ऑप्शंस में आपसे डायरेक्ट स्पीच पूछ रखी है। अब आप एक सिंपल सी बात देखना, मैंने क्या देखा, मुझे दिखाई दिया यार यहाँ पे कुड है, यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, कुड लिख रखा है। और मेरे को एक बात पता है, मैं एक बात को बखूबी जानता हूं, मैं जानता हूं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन होता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम वो कुड में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा डायरेक्ट स्पीच में अगर विल होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा डायरेक्ट स्पीच में अगर शेल होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम भी हम उसको किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, शुड में, है ना। कैन कुड में, विल वुड में, शेल शुड में। और बेटा मे जो है ना, मे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, क्या कोई बच्चा है जो ये बात बता पाए कि ऐसा क्यों होता है भाई। डायरेक्ट स्पीच में जो दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम वो कन्वर्ट क्यों होता है, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो बता पाए। क्या आप कोशिश कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते टाइम ये चेंजेस क्यों होते हैं। भैया आपने आंसर तो याद कर रखा है कि चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता करना है ना कि चेंजेस क्यों होते हैं। आप मेरी बात समझना, आप ध्यान से इस बात को समझना। आज इस लॉजिक को देखते हैं। बेटा डायरेक्ट स्पीच में हो सकता है प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में आप कैन का यूज करते हैं, और आपको पता है अगर प्रेजेंट में कैन था तो पास्ट में जाएगा। आपको ये बात पता है ना कि कैन का वैसे यूज प्रेजेंट में भी करते हैं अगर हम एबिलिटी बताएं, या यूं समझ लो कैन प्रेजेंट के लिए यूज हो सकता है एबिलिटी में, और कुड पास्ट के लिए। तो हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम वो पास्ट में चला गया हो, इसलिए वहां कुड लगा दिया गया, ऐसे चेंज हुआ। अब विल जो है ना, विल फ्यूचर में यूज होता है,
अब अगर आप पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो वहां विल नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में विल हो नहीं सकता, तो विल को हटाने के लिए वुड लगा दिया। इन द सेम वे पास्ट में तो शेल हो नहीं सकता, शेल तो फ्यूचर में यूज कर सकते हो आप, फ्यूचर या प्रेजेंट के भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाता है, तो शेल फ्यूचर में यूज होता है, पास्ट में यूज हो नहीं सकता। तो जब तुम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट बना रहे हो तो उसको शुड में बदल दो। इन द सेम वे मे को हटाया, अब मे पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा, पास्ट की पॉसिबिलिटी में नहीं दिखा सकता, तो फिर उसके लिए क्या बना रखा है, फिर उसके लिए माइट बना रखा है। वैसे मैंने अभी एक शब्द बोला है पास्ट पॉसिबिलिटी, तो पास्ट पॉसिबिलिटी जैसा कुछ होता नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो वो है जो काम आगे होगा, अब पास्ट में वो काम हुआ या नहीं हुआ वो तो आपको पता ही है। एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताता हूं, जैसे आज थर्सडे है, आज क्या है बेटा, मान ले थर्सडे है और मंडे को मेरे किसी दोस्त का फोन आया, ट्यूसडे को उसकी शादी थी कि भाई तेरे को मेरी शादी में आना है, मैंने कहा ठीक है। मंडे को फोन आया कि तुझे मेरी शादी में आना है, तो बेटा मंडे को तो जब फोन आया तब तो ट्यूसडे मेरे लिए फ्यूचर था, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। जब मेरे फ्रेंड का मेरे पास मंडे को कॉल आता है कि भाई कल मेरी शादी है और तुझे जरूर आना है, तो मैंने उसको बोला यार मैं जरूर आऊंगा, तो मंडे की रिस्पेक्ट में ट्यूसडे फ्यूचर था, लेकिन आज मैं खड़ा हूं थर्सडे में, अब तो ट्यूसडे फ्यूचर रहा नहीं, तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी जैसी चीज है नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं मैं जा नहीं पाया उसकी शादी में, और मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब उसका फोन आया तो मैंने कहा था मैं आऊंगा। अब उस मोमेंट पे तो ट्यूसडे फ्यूचर था तो मैंने विल का यूज किया, लेकिन बेटा आज थर्सडे में जब मैं उसी बात को बता रहा हूं, नरेट कर रहा हूं, अब जो ट्यूसडे है अब वो ट्यूसडे फ्यूचर नहीं है, जब वो ट्यूसडे फ्यूचर नहीं है ना तो मैं विल यूज नहीं कर सकता, तो मुझे वहां पे वुड यूज कर देना चाहिए, इसीलिए वहां मे भी यूज नहीं हो सकता, वहां माइट यूज हो जाना चाहिए। तो बस ये सिंपल सा फंडा आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हो। मुझे दिखाई दिया कुड है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में कैन रहा होगा, कुड तो रह नहीं सकता, विल नहीं रह सकता, अगले ने मॉडल ही गायब कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई ना कोई मॉडल तो रहा होगा। तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैं सीधा सीधा ए ऑप्शन के साथ चला गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन और वॉइस के जो क्वेश्चंस है ऑप्शन की हेल्प से ही बनते हैं, आप गलत ऑप्शन को काटते होते हो, गलत ऑप्शन को काटने से आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। इन बातों को आप स्वयं ध्यान में रखना भाई। ठीक है जी, चलिए और आगे लेकर चलेंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सारा सेड टॉम प्लेज फुटबॉल वेल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सारा दीदी कहती है कि जो टॉम है ना वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आ रहे हैं, तो इसमें पीपीटी के स्टार्टिंग में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन के ही हैं। आपके पेपर में भी HSSC में एक क्वेश्चन नरेशन का और एक क्वेश्चन वॉइस का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा, आता है, हर बार आता है। सारा सेड टॉम प्लेज फुटबॉल वेल, बेटा मैंने फिर एक बात देखी कि यार इधर भी कोमा और इधर भी कोमा, तो मुझे दिखाई दे गया ये तो डायरेक्ट स्पीच है, मैंने अंदर वर्ब पकड़ ली। डायरेक्ट स्पीच ये नरेशन में और वॉइस के क्वेश्चन में आप सीधा वर्ब को पकड़ा करो, क्योंकि वर्ब कैसे चेंज होगी उसको देख के ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर जाते हो। तो नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन में पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस वर्ब को पकड़ो जो चेंज होनी है और उसको देखते हुए ऑप्शंस को काटते चलो, ये टाइम बचाएगा। यही तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो देखना मैंने क्या बात देखी है, मैंने देखा यार यहाँ प्लेज है, मुझे पता लग गया कोमा के अंदर V1 डाल रखा है, V1 के साथ SCS है। आप बताओ अगर डायरेक्ट स्पीच में कोमा के अंदर V1 है या V1 के साथ SCS है, तो भाई साहब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? बेटा जब वो बंदा बोल रहा है तब तो प्रेजेंट है, लेकिन जब तुम उस बात को बताओगे, ये तो डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि वो बंदा अभी बोल रहा है, लेकिन इसके बोलने के कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद तुम इस बात को बताओगे, अब वो बंदा नहीं बोल रहा, अब वो बात प्रेजेंट नहीं रही, अब वो बात पास्ट हो गई है। इसीलिए कोमा के बाद अगर प्रेजेंट होता है तो जब आपा बताते हैं इंडेक्स स्पीच में हम उस बात को रिपोर्ट करते हैं, तब क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। तो भाई साहब ये V1 किस में बदल जाना चाहिए, V2 में। बस ढूंढ लो, प्ले की जगह हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट नहीं, ये तो गलत है। प्ले की जगह प्लेज, ये भी गलत है। प्ले की जगह इज प्लेइंग, बेटा ये भी गलत है। प्ले की जगह प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर होना चाहिए, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ वर्ब्स को देखा है और मैंने ऑप्शंस की एलिमिनेशन से आंसर को पकड़ लिया। डन है, हो जाएगा। एक छोटी सी डिस्कशन मैं यहाँ पे कर ही लेता हूं।
वैसे तो ये बात बच्चों को पता होगी, नहीं पता कोई बच्चा नया भी जुड़ा होगा भाई, तो जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा कि ये कब किस में क्या बदलता है। तो थोड़ा सा क्विकली उस बच्चे के लिए बता देता हूं भाई। डायरेक्ट स्पीच में यानी कोमा के बाद, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा वाली जो चीज दिखे, उस डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा के बाद देख डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, एक बार और लिखना पड़ेगा क्या कहीं, यहाँ लिख दो। डायरेक्ट स्पीच कुछ कुछ ऐसी होगी ना बेटा, यहाँ एक सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ एक वर्ब मिलेगी, यहाँ एक कोमा मिलेगा, यहाँ इन्वर्टेड कोमास मिलेंगे। तो मैं जो चीजें बता रहा हूं ना कि कब कब कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे, मैं सारा इधर बता रहा हूं इस पोर्शन में, इस कोमा वाले में। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम, क्या बनाते टाइम भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम कुछ कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस अब सीख लेंगे। यहां जो वर्ब है ना वो वर्ब बदलेगी, उस वर्ब को चेंज किया जाएगा। वो वर्ब कैसे चेंज होगी, अब हम इस टेबल से उस बात को समझेंगे कि वो वर्ब कैसे चेंज होगी। आप लिखने की कोशिश करो कोई कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि कौन कौन सी वर्ब कैसे कैसे बदली जाती है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। देखो मैं बताऊं, अगर यहां V1 है ना, यानी कोमा के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखेगा ना, तो तुम इसको पास्ट में बदल देना, ज्यादा हेडेक मत लेना, है ना। कोमा के बाद V1 है तो V2 में चला जाएगा। बेटा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर V1 ing, मतलब जब वो बात बताई गई तब ये काम जारी था, या जब वो बात बता रहा है तब ये काम जारी है। तो जब तुम दोबारा से रिपीट करोगे ना, जब कोई बंदा बोल रहा है तब ये काम जारी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग यही है कि ये काम जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। लेकिन जब आप उस बात को रिपीट करोगे तब वो काम उस मोमेंट पे जारी नहीं होगा, उस मोमेंट पे वो काम पास्ट में जारी था, ऐसा बन जाएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप क्विकली चेंज कर देना किसके अंदर, है भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज कर देना। इन द सेम वे बच्चे, अगर आपको मिले हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपको क्या मिल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए, तो भाई इसको भी घुमा देना, इसको ले चलना हेड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट में ले चलना। हो सकता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर दिखाई दे, आपको दिखाई दे हैज हैव बीन और बेटा साथ में दिखाई दे जाए V1 ing, तो तुम इसको भी घुमा सकते हो ना यार, हैज हैव बीन V1 ing को घुमा देना हैड बीन प्लस V1 ing, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में घुमा देना। ये तो तब चेंज होगा जब यहां टेंस प्रेजेंट वाले होंगे। हो सकता है बेटा डायरेक्ट स्पीच में कोमा के अंदर तुम्हें पास्ट वाले टेंस दिख जाए, तो हो सकता है तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम इस पास्ट इंडेफिनिट को भी चेंज करना, हेड प्लस V3 में लिख लेना भाई। इसमें बना लेना बेटा, इसको हेड प्लस V3 में बना लेना। अगर यहां आपको बच्चे वॉज वर प्लस V1 ing दिख जाए तो एक जंप लगेगी। देख मैं सिंपल सी बात बताता हूं, पास्ट इनडेफिनेट में दिखा तो एक टेंस जंप किया पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसको जंप करके क्या आया, पास्ट परफेक्ट, वहां पहुंच गए आप, है ना। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखे तो फिर से एक जंप लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को छोड़ के अगला क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप यहां पे क्या स्ट्रक्चर बना देंगे, आप स्ट्रक्चर बना देंगे हैड बीन प्लस V1 ing का, ठीक है। एक एक जंप लगनी है, जंप का सवाल है भैया। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दिख गया ना, तो जंप लगा देना, एक पूरा टेंस कहां पहुंचा देना, पास्ट इंडेफिनेट पर पहुंचा देना। अगर यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख जाए तो जंप लगा देना, कहां ले आना उसको, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कब ले आना, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमाज में इनमें से कुछ भी दिख जाए, तो भाई इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस। और इन द सेम वे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यहीं पे ये भी चेंज है। अब अगर यहां आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए, यानी तुम्हें क्या समझना है रे, तुम्हें ये बात समझनी है कि भाई जब प्रेजेंट का दिखे तो एक पूरा टेंस जंप होता है,
जब प्रेजेंट का दिखे तो एक पूरा टेंस जंप होता है, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट दिखे, अब फ्यूचर में नहीं जा सकते, अब इसके अंदर ही जंप लगेगी। इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है तो एक जंप मारो, पास्ट कॉन्टिन्यूस आया, पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक जंप लगा के आप सीधे कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए पास्ट परफेक्ट पे। तो इसको पास्ट परफेक्ट बना लेना। और बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस है तब भी एक जंप लगा देना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाना। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 90% कहानी इसी के ऊपर टिकी है, यहीं से बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये बातें बहुत बेसिक है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी देख रहे हैं जिन्हें ये बातें नहीं पता, उनके लिए ये बातें एक बार एक्सप्लेन की जा रही है। तो यही क्वेश्चन था, इससे पीछे वाला हो लिया था अपना, थर्ड तो हो लिया था ना। फोर्थ क्वेश्चन को देखो भाई, द विटनेस स्टेटेड दैट ही हैड सीन द सस्पेक्ट। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं इन्वर्टेड कोमाज नहीं है, इसका मतलब मुझे पता लग रहा है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब मुझे ढूंढनी क्या इसकी डायरेक्ट स्पीच है, मेरे को पता है यार इनडायरेक्ट स्पीच में हेड प्लस V3 है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच में कहीं ना कहीं V2 रहा होगा, तो तुम V2 वाले ऑप्शंस को कंसीडर करना पहले। तो ये V2 है, 100 हो सकता है शायद आंसर बन जाए। हैव सीन नहीं बन सकता, ये तो प्रेजेंट हो गया गया। आई एम सीइंग नहीं बन सकता, ये भी प्रेजेंट हो गया गया। इन दो में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। अब तुम सिंपल सी बात समझना, अब भाई तुम एक सिंपल सी बात और समझना, विटनेस ने बताया कि उसने सस्पेक्ट देखा था, यानी ये ही किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, विटनेस को। ये ही किसको रिप्रेजेंट करता है जी, विटनेस को। तो अब देखना, अब आप सही आंसर को पकड़ेंगे। द विटनेस स्टेटेड ही सो, यार ये जो इन्वर्टेड कोमा में बात है, ये बातें किसने कही है, ये बातें विटनेस ने खुद ही तो कही है। अरे भाई एक बात समझ, ऊपर जब तू देखेगा ना, जब तू ऊपर इनडायरेक्ट स्पीच को देखेगा तो तुझे पता लगेगा विटनेस ने बताया कि उसने देखा था सस्पेक्ट को, यानी जिस पे शक है उसको। तो यहां देख के इनडायरेक्ट स्पीच में पता लग रहा है कि ये ही किसकी रेफरेंस है, ये प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है, ये प्रोनाउन इस विटनेस की तो बात कर रहा है, यानी विटनेस ने ही देखा था। अब तू नीचे आए, ये दो कोमा आपको दिख गए, ये बात विटनेस की है, तो बेटा विटनेस अपने लिए ही का यूज करेगा क्या? मैं तुमको कोई मेरे बारे में बात बताऊं तो मैं ही का यूज करूंगा क्या? अरे नहीं, मैं जब मेरे बारे में बात करूंगा तो मैं आई का यूज करूंगा ना यार। स्पीकर अपने लिए आई का यूज करता है, ही का यूज हम थर्ड पर्सन के लिए करते हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो सेंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इरेलीवेंट हो जाता है, सेंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आना चाहिए। सी ही आंसर है क्या? सी सी सी, बिल्कुल सी ही आंसर है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने कैसे जल्दी से आंसर निकाल लिया, मैंने जल्दी से आंसर निकाला कि मैंने वर्ब को पकड़ा है और उसके बाद मैंने प्रोनाउन को पकड़ा है। पेपर में भी इसी अप्रोच से चले, ऐसे ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, पेपर में सेम अप्रोच रखिए, इसी अप्रोच से आपको आंसर मिलने वाले हैं। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। इसमें ना आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या ढूंढने हैं, सिनोनिम्स ढूंढने हैं, सेम मीनिंग वाले शब्दों को ढूंढना है। अ सडन वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्टिविटी, जल्दी से सोचो, जल्दी से। भाई जल्दी से ढूंढो, जल्दी से, क्विकली। अ सडन वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्टिविटी, क्विकली देखो, क्विकली, जल्दी से। इसका मीनिंग क्या है, अचानक से इमोशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, खुशी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। यानी मान लो आपका फेवरेट सिंगर हिसार में आया, या आपका कोई भी फेवरेट सिंगर है, मैं मासूम शर्मा का नाम नहीं ले रहा हूं, आपका कोई भी फेवरेट सिंगर हिसार में आया, आप उसका वेट कर रहे हो, उसके स्टेज पे आने से पहले दो चार और कलाकार स्टेज को संभाल रहे हैं, पब्लिक उसका नाम ले लेके हुटिंग कर रही है। जैसे ही वो स्टेज पे आया, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल होगी और ज्यादा हुटिंग कर रही है, एक्साइटमेंट में आउट ऑफ कंट्रोल, ये वो सेंस क्रिएट करता है। अब आप देखना, इन चारों वर्ड्स को आप वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। बेटा पहला वर्ड है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी, इस वर्ड को याद कैसे रखना, इस वर्ड को मैंने याद रखा कि आपके पोप यानी आपके पापा, आपके पोप यानी आपके पापा आपको अपने एक्स के साथ देख ले। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं भाई याद करने के लिए, किसी के पापा उसको उसकी एक्स के साथ देख ले तो पापा का गुस्सा क्या हो जाएगा, सातवें आसमान पे चढ़ जाएगा कि नलायक ये संस्कार दिए हमको।
तो इसका तो मीनिंग होता है गुस्से से शांत हो जाना, टू बी साइलेंट ड्यू टू एंगर। भाई आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रखा है कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जनरली तो बंदा गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा है कि स्पीचलेस हो, बस कुछ कहा नहीं जा रहा, इस लेवल पे गुस्सा दिमाग में चढ़ा हुआ है, इसका वो मीनिंग होता है। तो है तो ये भी आउट ऑफ कंट्रोल सा, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाला नहीं है, तो इसको मैंने काट दिया, ये गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अगला वर्ड देखना, अगला वर्ड क्या है भाई? टेम्पेस्ट। अगला वर्ड क्या है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की मैंने राइम बना ली टेम्पल से। टेम्पेस्ट की मैंने क्या बना ली यार? राइम बना ली किससे? टेम्पेस्ट से। तो आपको पता भी होगा, टेम्पल से राइम बना लो। अगर किसी एरिया में कोई मंदिर है और गवर्नमेंट ऑर्डर करे कि भाई इस मंदिर को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई रोड निकलना है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो लोग ऐसा होने नहीं देंगे। लोग सड़कों पे उतर आएंगे, लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और जनता के अंदर एक गुस्सा बढ़ेगा सरकार के प्रति। जनता रैशनल नहीं सोच पाएगी, जनता को लगेगा कि यार हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। तो टेम्पेस्ट की राइम बना लेना टेम्पल से, कि टेम्पल के लिए भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होगी। टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन सी जो जनता के अंदर है, एक अस्त व्यवस्था सी, एक डिसऑर्डर है, एक फ्रस्ट्रेशन है जनता के अंदर है, किसी प्रोटेस्ट के कारण, किसी विरोध के कारण, इसका ये मीनिंग होता है। तो मैंने तो यूं याद रखा है कि टेम्पल हटाने का ऑर्डर दिया तो जनता बेकाबू हो रखी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, डिस्टर्बेंस मचा रखी है जनता ने। तो भाई टेम्पेस्ट वर्ड भी मैंने हटा दिया। अगला वर्ड है बेटा मेलस्टॉर्म। इसके अंदर ही मेरे को दिखाई दे रहा है स्टॉर्म, इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है तूफान, तो इसका मीनिंग ही होता है काइंड ऑफ तूफान सा। तो ये ऑप्शन भी गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर है, आंसर है आपका फ्रेंजी। आंसर है आपका फ्रेंजी। बेटा फ्रेंजी को याद करना जेनजी से, जैसे जनरेशन जेड जो है ना, फ्रेंजी की राइम बना लो जेनजी से। तो जो हमारे जैसे एज है ना, हमारे जैसे लोग हैं जो अधेड़ उम्र के हैं, वो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा खुश होते ही नहीं। भाई हमारा फेवरेट सिंगर भी अगर हमारे सामने आ जाएगा ना, तो भी हम इतने एक्साइटेड नहीं है, खुशी में अपनी कैप या अपनी टी शर्ट घुमा रहे हैं, हम नॉर्मल है, हम खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, उसमें जोश एनर्जी ज्यादा होती है, तो उनके सामने अगर उनका फेवरेट सिंगर आए ना, फ्रेंजी को याद रखा जेनजी से, जेनजी के सामने उनका फेवरेट बंदा आ जाए तो जेनजी फ्रेंजी हो जाता है। जेनजी क्या हो जाता है? फ्रेंजी हो जाता है। खुशी से, इमोशन में अचानक क्या हो जाता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जेनजी हो जाता है फ्रेंजी जब उनके सामने कोई उनका पसंद का व्यक्ति आ जाए। ऐसे ध्यान में रख लेना। मेरे अकॉर्डिंग यार इसका आंसर फ्रेंजी होना चाहिए, एसएससी ने फ्रेंजी ही माना होगा। बिल्कुल भाई, मैंने चारों वर्ड्स याद करवा दिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक करवाने की मैंने कोशिश की है। बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा है। निहिलिज्म का मीनिंग आपको बताना है कि ये क्या होता है। देखो, जिस शब्द के पीछे आईएसएम लिखा हो ना, वो ना कोई नाउन होता है, और बेटा इसका एक मीनिंग होता है कि ये किसी विश्वास को दर्शाता है। जैसे हिंदुज्म है, अब हिंदुज्म क्या है? एक रिलीजन का भी नाम है, रिलीजन का नाम है, और हिंदुज्म का मीनिंग है कि एक विश्वास है, एक विचारधारा है, एक प्रैक्टिस है जिसे लोग फॉलो करते हैं। तो आईएसएम जिसके पीछे होता है वो जनरली नाउन ही होता है, और उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि ये किसी ना किसी प्रैक्टिस को, किसी ना किसी विचार को रिप्रेजेंट करेगा। सिखिज्म, हिंदुज्म ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। आप एक बार जल्दी से ट्राई करो इसका क्या मीनिंग है भाई। जल्दी 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 बोल बोल के गले में दर्द हो गया। देखो भाई, मैं बताता हूं इसका मीनिंग आपको। निहिलिज्म का मीनिंग क्या होता है? नी से याद रख लेना, नहीं है कुछ भी, ठीक है। निहिलिज्म को याद किससे रखेंगे बेटा? नी से, कि कुछ भी नहीं है। तो निहिलिज्म का मीनिंग हो गया कि कुछ भी नहीं है। नी का मतलब नहीं है। तो निहिलिज्म एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति ये मानता है कि भाई लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पाप नहीं होते, कोई पुण्य नहीं होते, किसी को किसी का बुरा करने पे कोई फल नहीं मिलता, जो मौके पे जो कर दे, जिसके पास जो पावर है बस वही है। निहिलिज्म का मीनिंग होता है एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में हमें यही बताया जाता है ना कि लाइफ का एक मेन पर्पस है, इंसान शरीर में आए हो, भगवान ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, तो लाइफ का सुप्रीम गोल है मोक्ष प्राप्ति,
वैकुंठ धाम को प्रस्थान, ये लाइफ का सुप्रीम गोल है, ऐसा हमें बताया जाता है। हम मानते भी हैं, बहुत सारे लोग मानते भी हैं भाई। तो निहिलिज्म का मीनिंग है, नी मतलब नी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यू याद रख लो, निहिलिज्म कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ का कोई गोल नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस है, जिन्हें जो करना है करे, कोई पाप पुण्य नहीं लिखने वाला, इसका कुछ कुछ ऐसा मीनिंग होता है। अब एक बार मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबल्स और पीपल ऑफ हाई बर्थ, ना ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी, अलग अलग वर्ड्स वो वाले, ऐसी बात नहीं है। द बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनएविटेबल, एक ऐसा विचार कि सारे इवेंट प्री डिटरमाइंड है, पहले से निश्चित है और उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल का मीनिंग है जिसे अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा बिलीफ है तो बंदा भगवान को मान रहा है कि भाई जो होगा वो भाग्य में परमात्मा ने लिखा है वो होगा, उसे आप रोक नहीं सकते, तो ये भी मीनिंग नहीं है। इसका थर्ड आंसर बनना चाहिए, सी आंसर बनेगा, द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स। ये किन्हीं उसूलों को नहीं मानता, किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता, और इसका एक छोटा सा विश्वास है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, जिसको जीवन जैसे जीना है वो वैसे जिए, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, उसी को आप बोलते हैं निहिलिज्म। सी आंसर ही होगा, सी आंसर ही है भाई। बेटा नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। भाई शादी ब्याह का सीजन जब भी आता है, घर पे कार्ड आते हैं और कार्ड में जरूर लिखा होता है, वी इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आवर ग्रैंडसन्स वेडिंग। ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है शुभ, भव्य, शाही, शुभ, ये पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिलीफ है जो हम मानते हैं, भाई हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो हम उसे अपशगुन मानते हैं। हम ऐसा भी मानते हैं, हमारी फैमिली में तो ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन जिसको छिपकली दिख जाए उस पर लक्ष्मी की वर्षा होगी, तो उस चीज को वो शुभ मानते हैं। तो ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है शुभ, समथिंग दैट ब्रिंग्स गुड लक, जो गुड लक आपके लिए लेकर आए, ये मीनिंग होता है। अब मैं आगे चलता हूं, बेटा सिनोनिम बताना है, सिनोनिम यानी सेम मीनिंग। अनलक्की तो इसका उल्टा हो गया, ये तो अपशकुन हो गया। अनफेवरेबल भी उसका उल्टा हो गया यार, अपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। बेटा दो वर्ड तुम्हारे सामने लिखे, प्रोमिसिंग एंड ओमिनस। बेटा ओमिनस को कैसे याद रखोगे, ओमिनस को कैसे याद रखोगे? एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसका पेपर में हर बार 0 स्कोर आता है, तो घर वाले भड़क नहीं लेते कि कोई नहीं यार 0 इसका हर बार ही आता है, कोई बात नहीं, इस बार उसका स्कोर आ गया क्या, माइनस। तो यार पेपर में चाहे 0 स्कोर आ जाए चाहे माइनस स्कोर आ जाए, ये कैसी बात है, ये बुरी ही तो बात है। 0 या माइनस स्कोर आ गया पेपर में, एक बंदे का बार बार 0 या माइनस स्कोर आ रहा है, तो ये उसके फ्यूचर के लिए एक अपशकुनी तो है, एक अच्छा साइन थोड़ी है। तो बेटा अनफेवरेबल, ओमिनस और अनलकी, तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड है जो सेम सा मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो फिर एक ही आंसर निकलता है, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मीनिंग होता है जिसमें आपको कोई उम्मीद दिखे, प्रोमिसिंग का मीनिंग यही होता है जिसमें आपको कोई चीज उम्मीद दिखे कि ये चीज होगी। प्रोमिस का मीनिंग यही है ना कि आपने कोई वादा किया है, तो प्रोमिसिंग का मीनिंग भी यही होता है जिसमें आपको कोई होप दिखे, कोई उम्मीद दिखे, ये होता है जी प्रोमिसिंग। तो इसका आंसर ऑस्पिशियस होता है, अच्छा पॉजिटिव साइन जिसमें कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो। प्रोमिसिंग में भी कोई अच्छा पॉजिटिव चीज जो प्रोमिसिंग है, तो प्रोमिसिंग ही इसका आंसर है भाई। सेगेशियस, नेक्स्ट वर्ड है सेगेशियस, अगेन आपको सिनोनिम्स ही बताने हैं। सेगेशियस, बेटा सेगेशियस कैसे याद रखें, सेगेशियस जल्दी से बताओ, जल्दी से, सेगेशियस क्विकली बताइए, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है, सेगेशियस के बारे में ट्राई कीजिए। बेटा बचपन से मम्मी कहती है कि सारी सब्जियां खानी चाहिए, हम क्या करते हैं, हम हरी सब्जियों को खाते नहीं, हम हरी सब्जियों को हमारी लाइफ से एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। तो माता जी बचपन से ऐसा कहते हैं कि ऐसा मत किया कर, सारी सब्जियां खाया कर और हरे साग को तो जरूर खाया कर, हरे साग को खाने से बुद्धि चलती है। तो सगेशियस की राइम बना लेना साग से, हरा साग खाओगे तो बुद्धि चलेगी, चतुर बालक बन जाओगे, चतुर, बुद्धिमान, चाणक्य बन जाओगे तुम।
तो सगेशियस का मीनिंग होता है वाइज, इंटेलिजेंट, है ना, सेंसिबल, जिसको मैच्योर हो, समझदारी हो लाइफ की। फुलिश तो भाई इसका उल्टा हो गया, और फुलिश एक एडजेक्टिव है और फूल एक नाउन है। वाइज इसका आंसर हो सकता है। इमेच्योर का मीनिंग है जो मैच्योर ना हो, मैच्योर नहीं है इसका मतलब इसके अंदर भी बचपना है, तो मेरे को ये भी मीनिंग सा नहीं लगता। केयरलेस, केयरलेस का मीनिंग है लापरवाह। सगेशियस बेटा हाईली पॉजिटिव वर्ड है, वाइज भी एक पॉजिटिव वर्ड है, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, समझदार, सूझबूझ से काम करने वाला, ये होता है वाइज। तो सगेशियस का सिनोनिम वाइज ही होना चाहिए, वाइज ही है भाई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, इग्नोमिनस। इग्नोमिनस जल्दी से याद करो, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। हर क्वेश्चन इस सीरीज का, हर क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई। हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से निकाला गया है। आने वाले एग्जाम्स में उम्मीद है इन क्वेश्चंस में से रिपीटिशन या सेम पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सीरीज को मिस बिल्कुल मत करना। आपके फ्रेंड जोन में, यार दोस्तों में कोई फैमिली में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ भी इस टेस्ट सीरीज को जरूर शेयर कर देना, उसकी भी हेल्प होगी, क्लैरिटी बनेगी कॉन्सेप्ट्स की। इग्नोमिनस का मीनिंग जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए बच्चे, इग्नोमिनस का मीनिंग। देखो भाई, एक यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी। बेटा एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास, कौन सी यूनिवर्सिटी है? इग्नू यूनिवर्सिटी। तो इग्नू यूनिवर्सिटी से ना डिस्टेंस से पढ़ाई होती है। फुल फॉर्म पता है क्या आपको? डिस्टेंस से पढ़ाई होती है इग्नू यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, उसका नाम ही है डिस्टेंस से। यानी भाई कोई बच्चा अगर जॉब कर रहा है और उसको साथ साथ कुछ पढ़ना है, वो कॉलेज स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, तो इग्नू से वो पढ़ाई कर ले। अब आप सबको पता है जो रेगुलर पढ़ाई होती है ना, वो ज्यादा चैलेंजिंग होती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस स्टडी। रेगुलर आप एमएससी करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, बच्चों से कंपटीशन भी होगा और पेपर भी डिफिकल्ट आएगा और अनप्रिडिक्टेड सा रहेगा। लेकिन जब डिस्टेंस से करोगे तो चीजें इतनी हार्ड नहीं है, यानी रेगुलर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस की एजुकेशन थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ी सी इजी है। अब बच्चा पहले इग्नू से पढ़ रहा है और पेपर में उसका स्कोर आया माइनस या मिनी। मिनी का मीनिंग भी होता है बहुत थोड़ा, माइनस का मीनिंग तो है माइनस में। अब एक बालक इग्नू से पढ़ रहा है और इग्नू से पढ़ने के बाद भी उसका स्कोर आया मिनी या माइनस, क्या होगा? क्या गुंडा बनेगा रे तू? गली मोहल्ले में उसकी खूब तुड़ी होगी। लोग कहेंगे यार तू छोड़ ही देना पढ़ाई, तू इग्नू से भी कंपार्टमेंट ले आया बेशरम, तू छोड़ ही देना पढ़ाई। तो सारे उसको क्रिटिसाइज करेंगे, वो चीज शेमफुल सी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही मीनिंग है इसका, शेमफुल जैसा एडजेक्टिव है। ठीक है, जो चीज शर्मिंदगी सी फील करवा दे, जो चीज अच्छी सी ना हो। ठीक है, अब बेटा ऑनरेबल तो बहुत रिस्पेक्टेड वर्ड है, ये तो बहुत पॉजिटिव है, आप स्कूल डेज में सुनते ही आए हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट। ऑनरेबल का मीनिंग है सम्मानजनक, जो सम्मान के पात्र है। तो ऑनरेबल है पॉजिटिव, ये सम्मान के पात्र है, और ये है कि भाई इंसल्टिंग सा है, तो ये वर्ड तो हटा देना चाहिए यहाँ पे। इलस्ट्रियस का मीनिंग होता है बेटा चमकदार सा, आपने सुना होगा ना इलस्ट्रियस, जैसे लाइट चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, मैं इसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये चमकती है, रिफ्लेक्शन में कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ते हैं, तो इसका तो मीनिंग है चमकदार, रोशनी जैसा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। दो वर्ड है, डिसग्रेसफुल और एक लॉडेबल। बेटा लॉडेबल का भी मीनिंग होता है किसी को प्रेज करना, है ना। लॉडेबल को याद रखना, लॉर्ड, लोडेबल को याद रख सकते हो अपलोड से भी और खाली लोड से भी। ठीक है, अगर हमें किसी की लोड हो, हम अक्सर हरियाणवी में बोलते हैं तू जा मने कोई लोड को नहीं तेरी। तो बेटा अगर हमें किसी की लोड है तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि अरे सर आप यहाँ आए, हमारा जीवन धन्य हो गया, आपसे हमें सीखने का मौका मिला, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, अब और क्या चाहिए सर, आप जैसी महान शख्सियत। तो जिसकी लोड है ना आपा को, आपा उसकी चापलूसी करके उसकी तारीफ करते ही करते हैं। तो लॉडेबल का मीनिंग भी यही है, प्रशंसनीय जैसा, कुछ ऐसा। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, रिस्पेक्टफुल वर्ड है, इसको हटा दीजिए, सिनोनिम छांटना है। बेटा तीन ऑप्शन काट दिए, एक ही ऑप्शन बच गया, डिसग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल का अगेन वही मीनिंग है, ये पॉजिटिव वर्ड है, और डिस लगा दिया तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, इंसल्टिंग सा, अपमानजनक सा, डिसग्रेसफुल। तो भाई नाइन्थ का मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर हो।
ये लो जी, 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 9th भी हो गया, 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए जल्दी से। अगेन सिनोनिम है, सारे के सारे सिनोनिम ही उठा रखे हैं हमने। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। 2025 सीजीएल के क्वेश्चंस को हम टैकल कर रहे हैं सबसे पहले। बेटा वर्ड है पेन्यूरी। मैंने इसको याद रखा है पेनी से। पेनी आपको पता है मनी को बोलते हैं पेनीज, है ना। सिक्कों को पर्टिकुलरली बोलते हैं पेनीज। तो मैंने पेन्यूरी से याद रखा। कह रहा है पेन्यूरी मतलब पेनीज नहीं है। मैंने ऐसे याद रखा पेन्यूरीज से, तो मेरे माइंड में आ गया पेनीज, और मेरे को लग गया पेनीज इसके पास है ही नहीं। तो जिसके पास सिक्के नहीं है, पैसे नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? वो थोड़ा सा पुअर है भाई, पॉवर्टी को झेल रहा है। तो पेन्यूरी का मीनिंग ये होता है गरीबी की अवस्था या गरीब। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं। वेल्थ तो इसका उल्टा है भाई, गया। एफ्लुएंस का मीनिंग होता है संपन्नता, जिसके पास पैसा है, धन है, संसाधन है, एफ्लुएंट है। आप ऐसे याद रख लो एफ्लुएंट को। कैसे याद रख लो भाई? हर चीज में फ्लुएंट है। गाड़ी चलानी भी आती है, हेलीकॉप्टर भी चला लेता है, स्विमिंग भी आती है। इतना टैलेंट अमीर घर के बालकों में ही होता है। अपने वाले बालक जो है, आपा जो बालक है, आपा को तो इतना ही आता है भाई, प्याज के भाव आपने तुड़वा लिए, 100 रुपए थे तो 80 रुपए दिए। इन मजाक कर रहा हूँ, पर्सनल फील मत करना, याद करने के लिए बता रहा हूँ। कह रहा है अफ्लुएंट है, हर चीज में फ्लुएंट है। इसका मतलब पैसे वाले घर का है भाई, अपने ऊपर काम किया है उसने, घर वालों ने करवाया है, अवसर मिले हैं उसको। ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं। प्रोस्पेरिटी का तो मीनिंग ही होता है यार खुशहाली, जब तरक्की हो, ग्रोथ हो। प्रोस्पेरिटी भी एक पॉजिटिव पीरियड के लिए है, तो ये वर्ड भी चला गया। एक वर्ड बन गया यार इंडिग्नेंस। एक वर्ड बन गया बेटा इंडिग्नेंस। मैंने इसको याद रखा। जैसे आप अपने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल ले लें, हिंदुस्तान का ही आप एक एग्जाम्पल ले ले। हिंदुस्तान की बहुत सारी आबादी ऐसी है जिसमें आपा सारे भी हैं जिनके पास ज्यादा संसाधन है नहीं। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों में भी 90% बच्चा वही है जिसके पास जीवन में ज्यादा संसाधन है नहीं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिली है उसको लाइफ में। तो मैंने ये बात समझ रखी है बखूबी, मेरे को पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी, मैक्सिमम लोग जो हैं जीवन में संघर्ष ही करते हैं, स्ट्रगल ही लाइफ टाइम चलता रहता है। तो मैंने कैसे याद रखा है? मैंने बोला इंडिया के जेंट्स। मैंने ट्रिक बना ली। मैं अगेन कह रहा हूं, ट्रिक सिर्फ याद करवाने के लिए है। मेरी किसी भी ट्रिक का मीनिंग ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टोंट करूं या मैं किसी चीज का मजाक उड़ाऊं। ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ट्रिक्स का मीनिंग सिर्फ ये है कि वर्ड्स आपको याद हो जाए। कोई डेरोगेटरी रिमार्क किसी पे भी करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। इस बात को प्लीज आप समझ लेना। इंडिगेंस को मैंने याद रख लिया कि इंडिया के जेंट्स गरीबी को सफर करते हैं, गरीबी में जीवन यापन करते हैं, गरीबी में संघर्ष तो करते ही हैं। तो मैंने याद रखा इंडिजेंस, इंडिया के जेंट्स से पॉवर्टी वर्ड की राइम बना ली। तो पेन्यूरी और इंडिजेंस दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए बेटा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन ही होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन ही है। क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और बच गया। एक ही है क्या ये, या और भी है? अरे यार आंसर दिख गया। हाँ आंसर दिख गया इसका। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ट वर्ड। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ट वर्ड। देखो भाई, समझना आप इस बात को। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग है अफसरशाही, है ना। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद रख लेना, बहुत बार आती है। एक्नोलेज को याद रखना, किसी चीज की एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकार करना। प्रिविलेज का मीनिंग होता है जैसे किसी को कोई राइट मिला हुआ है, उस सेंस में प्रिविलेज होता है भाई, इसको ये प्रिविलेज मिला हुआ है। सेपरेट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई लगा रखा है, यहाँ ए आना चाहिए, और ये स्पेलिंग पेपर में बहुत कंफ्यूज करती है। ये तीनों स्पेलिंग याद कर लेना। एक्नोलेज तो बच्चा फिर भी ठीक कराता है, ब्यूरोक्रेसी में ही बच्चा फंसता है, प्रिविलेज में ही फंसता है, और सेपरेट में भी फंसता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। यहाँ से आगे की क्लास हम कल करने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे सीरीज होंगी। आपका शेड्यूल ब्रेक नहीं किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि आपका शेड्यूल ना टूटे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और भाई कमेंट भी कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिशन सिलेक्शन विद भार्गव सर हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां हर सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा टीचर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको एजुकेशन देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।